थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर आपका देखते हैं डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। क्या देखेंगे? डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। क्या देखेंगे? डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, यही चैप्टर है मशीनों की गतिकी। बल गतिकी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उधर हमने लिख दिया। आप लोग चैप्टर का नाम जानते ही हैं, इंग्लिश में ही जानना ज़्यादा से। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हमने पहले ही बताया कि पिछले चैप्टर से एक टॉपिक हमने स्किप किया था। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा था? कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जब कोई मैकेनिज्म मोशन करता है, और एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड इसी में हम देखेंगे डायनेमिक्स में, क्योंकि उस वहाँ से जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालेंगे तो फोर्सेज निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ से देखेंगे। तो उसके पहले अब कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं, फिर वहाँ से शुरुआत करेंगे कि पहले ये क्या क्या इसमें टॉपिक हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और उसके बाद जो है हम एनालिसिस पर आएंगे। तो पहला चीज़ इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। तो स्टैटिक फोर्स मतलब स्थैतिक बल विश्लेषण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक कंडीशन में जो फोर्सेज लग रहे हैं, स्टैटिक फोर्सेज जिनको कहा जाता है, उनका जो है एनालिसिस करना है। तो आपको करना क्या है? यहाँ एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है आपके लिए वो मैकेनिज्म्स का स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कर पाना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो क्या मतलब फोर्सेज क्या है और क्या करते हैं, वो लिखना है आपको, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो देखिए होता क्या है, ऐसे ही लिखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैकेनिज्म या मशीन जब मोशन करता है। ठीक है, अब बात हमको बता चुके, आपको ये बता चुके कि मशीन जो होता है क्या होता है, एक मैकेनिज्म से ही बना होता है। ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसी मशीन का। एक मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, किसी मशीन का फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में पढ़ने के लिए क्या है, मतलब स्टैटिक फोर्स एनालिसिस क्या है, तो आपको पता है कि बहुत सारे जब भी कोई भी मशीन मैकेनिकल कंपोनेंट या मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, यानी कि कोई मशीन जब ऑपरेट करता है, ठीक है, तो जब ऑपरेट करता है तो क्या होता है, उसमें मोशन होता है, मोशन के कारण फोर्सेज आते हैं। ठीक है, मोशन के कारण फोर्सेज आएंगे। तो मोशन, क्योंकि बिना फोर्स के मोशन कैसे होगा, तो मोशन होता है वो डायनेमिक कंडीशन में होते हैं, और डायनेमिक कंडीशन में जब मोशन होता है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्सेज। क्या बोलते हैं? इनर्शिया फोर्सेज। आप अभी के लिए बस जानिए इनर्शिया फोर्स क्या होता है, कि इनर्शिया फोर्स क्या होता है। जैसे इनर्शिया जैसे एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जैसे कि किसी भी चीज़ का क्या करता है, अपोज करता है इनर्शिया। उसी तरह से जैसे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, बल लगाया, गतिमान हुआ पिंड, उसका एक विरोध कर रहा है अंदर मटेरियल, तो वो फोर्स जो होगा, जो विरोध करने वाला बल होगा, ठीक है ना, जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा, उसी को इनर्शिया फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे और देखेंगे डी-एलम्बार्ट प्रिंसिपल के माध्यम से देखेंगे कि इनर्शिया फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स यानी एक्सेलरेट किया, जब मास कोई द्रव्यमान एक्सेलरेट किया तो इनर्शिया फोर्स आएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी इनर्शिया फोर्सेज जो होते हैं, जो इनर्शिया फोर्सेज होते हैं, उनका मान स्टैटिक फोर्स, जैसे कि मान लीजिए, अब एक चीज़ और बता दें कि हम मोशन का ट्रांसमिशन तो आपको पता है कि फोर्सेज का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे बेल्ट पुली द्वारा।
फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू पर होता है फोर्स का ट्रांसमिशन। गियर द्वारा शाफ्ट पर होता है या शाफ्ट द्वारा गियर पर होता है, अदर शाफ्ट के लिए होता है फोर्सेज का ट्रांसमिशन। तो इन फोर्सेज का पहला चीज़ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो फोर्सेज जो हो रहे हैं उनका परिमाण क्या है और उनका डायरेक्शन क्या है, यानी किस दिशा में है। तो फोर्सेज का परिमाण और डायरेक्शन भी जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब बताया कि इनर्शिया फोर्सेज आ गए। जब परिमाण, जैसे परिमाण और मान लीजिए वो पता चल गया तो बल लगाने से क्या होगा, मोशन होगा, तो इनर्शिया फोर्सेज आ गए। अब इनर्शिया फोर्सेज और कुछ स्टैटिक फोर्सेज होते हैं, जैसे अब एग्जांपल ले क्रेन का, ठीक है। तो क्रेन में जो मोशन होता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसके कारण जो फोर्सेज होते हैं, यानी इनर्शिया जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो लोड उठाया जाता है, मतलब वो उठाने वाला लोड क्या, स्टैटिक लोड है ना, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, आराम से उसको उठाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं, उठाने वाले लोड को बकेट लोड बोलते हैं, ठीक है, या स्टैटिक लोड बोलते हैं, ठीक है, डेड वेट भी बोलते हैं। तो वो बकेट लोड होता है, उनका मान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर जो मोशन हो रहा है उनमें, और मोशन के कारण जो बल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी तुलना में। तो वहाँ पर स्टैटिक जो है फोर्स, बस उन्हीं फोर्सेज का अध्ययन करेंगे, उन्हीं फोर्सेज का एनालिसिस करेंगे जो बहुत भारी भारी हैं, जो स्टैटिक हैं। तो इस तरह का एनालिसिस क्या कहलाता है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, ठीक है। अब डायनेमिक्स क्या होता है, मतलब डायनेमिक फोर्स एनालिसिस। अब आता है आपका टॉपिक गतिक बल विश्लेषण। तो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है, यहाँ देखते हैं। तो अब बात आ गया कि चलिए स्टैटिक फोर्स में ये तब एनालाइज करेंगे जब इनर्शिया फोर्सेज का मान बहुत कम होता है, तो जो उनकी तुलना में जो कि स्टैटिक फोर्स भी लग रहे हैं मशीन कंपोनेंट पर, उनकी तुलना में। तो स्टैटिक फोर्स का एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद हमको पता है कि भाई वो जो इनर्शिया फोर्स है इसे ज़्यादा जाने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है, जब इतना जो है बड़ा हम कर ही लिए तो छोटा तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में भी हमने बताया कि क्या होता है, जब मोशन होता है एक्सेलरेशन के कारण, मासेज के जो द्रव्यमानों का एक्सेलरेशन होता है, तो उनमें क्या होता है, इनर्शिया फोर्स के कारण क्या होता है। अब इसमें इनर्शिया फोर्स के कारण जो होता है बल भी उत्पन्न होते हैं, वही मतलब डायनेमिक फोर्सेज होते हैं, जो डायनेमिक कंडीशन में जब मोशन करता है तो डायनेमिक फोर्सेज होते हैं। अब जो है मान लीजिए कोई मशीन 80,000 RPM पे चल रहा है, बहुत हाई स्पीड, ऐसे भी मशीन है, ऐसे भी रोटर हैं जो चलते हैं इतने स्पीड पर, मान लीजिए इतना स्पीड पर चल रहा है। तो अगर जो है उसके मतलब जो रोटेशन हो गया, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, जैसे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान लीजिए सेंटर मतलब यही है, तो ये क्या कहलाता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक्सिस होता है, या फिर रोटेशनल एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेशनल। अब अगर सेंटर ऑफ मास इस कंपोनेंट का, इस बॉडी का, पूरा सिस्टम का, अगर इससे कहीं भी इधर उधर हुआ, यानी सेंटर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ, थोड़ा सा भी एक्सेंट्रिसिटी हुआ, तो उससे क्या होगा, बहुत जो है ज़्यादा उसमें फोर्सेज आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनर्शिया फोर्सेज आ जाएंगे, और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा मशीन में, और यहाँ तक कि मशीन फेल भी हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो इन सब का एनालाइज करते हैं, इन सब फोर्सेज को एनालाइज करते हैं। तो डायनामिक कंडीशन में जो फोर्सेज जो इंड्यूस हो रहे हैं उनको जब एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, यानी उनका परिमाण, दिशा सब कुछ निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, डायनामिक फोर्स एनालिसिस, ठीक है। अब डायनामिक फोर्स एनालिसिस ये सब आपका हो गया, ये टॉपिक जो है जो ऐसे लिख देने हैं, आपको ये पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। अब डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में सबसे पहला चीज़ आता है जो, वो आता है डी एलम्बार्ट्स प्रिंसिपल। क्या आता है, डी एलम्बार्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बार्ट का सिद्धांत। क्या आता है, डी एलम्बार्ट ही बोलते हैं लेकिन ई है, तो डी एलम्बार्ट्स प्रिंसिपल।
हम डिफिनीशन में पहले नहीं जाते, आपको समझाते हैं, क्योंकि बहुत जो है इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कठिन लगता है। ठीक है, तो डी एलम्बार्ट्स प्रिंसिपल, तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होगा, एक्सेलरेट करता है ए से, ठीक है, मान लीजिए इसको हम ए नहीं मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए अब हम डिनोट नहीं करते, इसमें किससे डिनोट करते हैं, ए से, मतलब फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, m इंटू एफ जी होगा, सिंपल सी बात है, न्यूटन के नियम से फोर्स जो होगा m इंटू एफ जी होगा। लेकिन अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी, एंगुलर भी मोशन हो सकता है, रोटेशन भी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये बॉडी है और बिल्कुल इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट रोटेट करता है किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करता है। तो इसका न्यूटन ने नियम कोई नहीं दिया था, तो ये थे आयलर भाई साहब, उन्होंने बताया कि जो इस पर लगता है टार्क, ठीक है, सॉरी, इस पे जो लगता है टार्क, इस पे जो लगता है टार्क लगता है, वो मोमेंट भी आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने लिए नाम दिया था टार्क, जो उस टार्क से डिफरेंट जो मशीन डिजाइन में पड़ते हैं। हालांकि मतलब वही है, घुमाने का ही काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही कंक्रीट मतलब होता है। यहाँ पर कोई बॉडी को घुमा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, टार्क या मोमेंट बोल रहे हैं, या कपल, 3 नाम देते हैं, ठीक है। तो जब इसको घुमा रहा है, कपल, मोमेंट या टार्क, तो उसका अगर मान लीजिए मान टी है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो उन्होंने क्या दिया, बिल्कुल सेम इसी जगह से कि जो टी होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, आई जी, जो यहाँ पे मान लीजिए जी है सेंटर ऑफ मास, जैसे मतलब सेंटर ऑफ मास के जो है अबाउट जो एक्सिस है, सॉरी, इससे होता हुआ जाता हुआ इस बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है, प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखेंगे कि प्लेन ऑफ बॉडी के, और सॉरी मोशन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर, यानी बॉडी जिस तरह से जिस एक सर्कल में मोशन कर रही है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये ध्यान रखेंगे, आई जी अल्फा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी एक जैसे इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन, इसको न्यूटन ने दिया था और इसको उसने दिया था। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक चीज और, स्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम। तो आपने पढ़ा होगा स्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टैटिक जब फोर्स लगता है तो क्या उसका मतलब, स्टैटिक फोर्सेज अगर लगे हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैकेनिक्स में पढ़ा है कि सभी जो फोर्सेज का वेक्टर सम जो होता है, वेक्टर सम, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेक्टर सम बात कर रहे हैं, इसलिए अगर अलग अलग कंपोनेंट में बदलेंगे तो Fx होगा, Fy होगा, Fz होगा, ठीक है ना। तो सभी फोर्स का वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। अगर फोर्स जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अगर उस पर कितने भी फोर्स लगे हो, F1, F2, F3, F4, ऐसे कुछ भी मान लीजिए। और वही एक और होता है, ये पूरा भी नहीं हुआ, अभी क्या होता है, सभी जो टार्क लगे हैं यानी मोमेंट जो लगे हैं, मोमेंट को यहाँ पे हम टी से दिखाएंगे और टार्क बोलेंगे, जो सभी टार्क जो लगे यानी सभी मोमेंट जो लगे हैं किसी आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके अबाउट सभी फोर्सेज का क्या कर लीजिए, मोमेंट ले लीजिए, उसका जो वेक्टर सम होगा यानी जो वेक्टर उसका भी वेक्टर सम जोड़ लेंगे तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो स्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम ये है, यानी अगर सभी कितने भी टाइप के फोर्सेज किसी बॉडी पर लगे हैं, अगर वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए भाई साहब, जब वो डी एलम्बार्ट भाई साहब आए, इसको अब याद रखेंगे, ठीक है।
इसका भी यूज करने वाले हैं। तो जब डीएलम्बार्ट भाई साहब आए तो उन्होंने क्या किया, डीएलम्बार्ट ने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया हमने, ये 0 हो गया। इसको भी इधर भेज दिया, अगर हम बस एक डायरेक्शन में मार रहे हैं, कोई वेक्टर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई वेक्टर नहीं दे रहा है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहे, एक डायरेक्शन में मार, ठीक है। अब इसका वेक्टर दे दें, मतलब वेक्टर फॉर्म दे दें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग फोर्सेज लगे होंगे, ये जरूरी थोड़ी एक ही फोर्स लगाओ, तो सबका वेक्टर सम होता है, ये वेक्टर सम होता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स है, सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इतना जो है क्रिएट करता है, इतना फोर्स और इतना मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर इतना जो है उसमें क्रिएट करता है, इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करता है इस मास के कारण, ठीक है ना। तो इसका वेक्टर सम कर दिया और प्लस यहाँ लिख दिया, एक टर्म लिख दिया एफ आई, और एफ आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, माइनस में, जबकि इसके अपोजिट, माइनस एम एफ वेक्टर जी, ये वेक्टर एफ जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, सिंपल। और इसमें भी अगर वेक्टर की तरह डिनोट कर दें और इसको कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये सी आई है, क्या है, सी आई, आई जी अल्फा, ये भी वेक्टर है, ठीक है। आप कपल में नहीं वेक्टर रखेंगे तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं होता है, तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो गया। अब देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है भाई, वही तो लग रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0, वही वाला, तो बिल्कुल वही नियम फॉलो हो जाता। तो है हालांकि बॉडी डायनेमिक कंडीशन में, लेकिन हमने इक्वेशन ला दिया, जो रिलेशन ला दिया वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ला दिया, ठीक है। यहाँ पर तो 0 नहीं था, एफ इक्वल टू टी इक्वल टू, तो इसी को ये डीएलम्बार्ट ने यही चालाकी की थी, यही घुमा फिराव किया था यही, और इसी को डीएलम्बार्ट का प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डीएलम्बार्ट का प्रिंसिपल। और इनको उन्होंने नाम दिया, ये इनर्शिया फोर्स है और ये इनर्शिया कपल है। क्या है, इनर्शिया फोर्स एफ आई क्या है, इनर्शिया फोर्स, और टी आई क्या है, इनर्शिया कपल। अब देखिए ये माइनस में है, यानी जो फोर्स एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए कहें कि मान लिया गया कि ये क्या करता है, अपोज करता है, जो फोर्स वही फोर्स है, ठीक है, वही इनर्शिया फोर्स है, यानी इसके अपोजिट है। देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी इसके अपोजिट है। इस एफ जी का जो डायरेक्शन यानी फोर्स तो अब इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये तो यहाँ पर क्या, ये अलग अलग फोर्सेज का सम है, वेक्टर सम, ठीक है ना, कि मतलब अलग अलग अप्लाइड फोर्सेज, मान लीजिए उस पर F1 अप्लाइड फोर्स हो सकता है, तो उसका प्लस F2 प्लस F3, ऐसे ही और सारे जितने भी हो। इसी तरह से टार्क भी क्या है, मतलब सिग्मा F है, ये सिग्मा T जो है टार्क क्या है, वो TG1, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि ये G1 के मतलब G के रिस्पेक्ट में है, G के अबाउट टार्क है, उस पॉइंट G के अबाउट, तो इसको TG1 लिख सकते हैं वेक्टर, वेक्टर TG2 लिख सकते हैं, वेक्टर TG3, इसी तरह से अलग अलग टार्क। तो हो क्या रहा है, यानी हम यही डीएलम्बार्ट का प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आप भाषा में लिखना चाहेंगे तो ये कहता है, डीएलम्बार्ट के प्रिंसिपल के अनुसार आपके बुक्स में भी लिखा है कि सभी जो वेक्टर बाहर के लगे हुए फोर्सेज
तथा इनर्शिया फोर्सेज स्टैटिक का जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कोई बॉडी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज के प्रभाव में यानी इनर्शिया भी ले लें तो, और दूसरा चीज कि एक्सटर्नल टार्क्स यानी बाहर टार्क और इनर्शिया टार्क के प्रभाव में क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। यानी इन दोनों का वेक्टर सम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन की तरह है। ठीक है, ये भी वेक्टर सब है, जोड़ दिए गए हैं, ये भी सभी वेक्टर ही हैं, जोड़ दिए गए हैं, और उनका जो है रिजल्टेंट 0 आ गया। कितना जो है यहीं से किया गया है ना, कुछ नहीं, इसको इधर भेज दिया गया और मान लिया गया, एज्यूम किया गया कि ये एक फिक्टिशियस फोर्स लगता है यहाँ पे, फिक्टिशियस फोर्स यानी यही इनर्शिया फोर्स, इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ भी होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं रहेगा। तो यही डी-एलम्बार्ट का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो डी-एलम्बार्ट का प्रिंसिपल यही इक्वेशन है दोनों, और आप यहीं से लिख सकते हैं कि क्या होगा, कि अभी हमने बता भी दिया, कितनी बार बोले। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक और टॉपिक है, उसके बाद आपका जो है 4 बार स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डायनेमिक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करें। इसमें जो है देख लेते हैं बस एक और प्रिंसिपल, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वो क्या होता है। हालांकि ये पूछा जाता है, बस डी-एलम्बार्ट प्रिंसिपल ही पूछा जाता है, अगला टॉपिक भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ बता देते हैं ताकि एनालिसिस में कहीं अगर कुछ बताएं ऐसा चीज़ तो दिक्कत ना हो आपके लिए। हेडिंग है इक्विवेलेंट ऑफसेट OFFSET ऑफसेट इनर्शिया फोर्स, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स, हेडिंग यही है, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, ऑफसेट का ऑफसेट ही लिखेंगे हम, अगर आपको हिंदी आती है तो लिख लीजिए, जड़त्व बल। अब इनर्शिया फोर्स में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने बताया कहाँ से माना गया इनर्शिया फोर्स, उसी को उल्टा कर दिया गया, वही है, बस दिशा जो है चेंज किया गया है। जो बाहर से लगने वाला अप्लाइड फोर्स है वही है, अगर एक फोर्स की बात कर रहे हैं तब। अगर कई फोर्स हैं तो सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स काम करता है। ठीक है, जड़त्व बल, समतुल्य ऑफसेट जड़त्व बल, इसका जो है यूज किया जाता है डायनेमिक एनालिसिस में, जो कि आपको पढ़ना भी नहीं है, तो इसे बता देते हैं कैसे यूज किया जाता है। कि मान लीजिए एक बॉडी है, अब ये एक्सेलरेशन के प्रभाव में होगा, मान लीजिए इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, तो ये मान लीजिए इसका g है, अब इसका लीनियर एक्सेलरेशन a है, f है, मतलब हम f से दिखा रहे हैं, f है, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। अब हमको एक ऐसा फोर्स मानना है, ऐसा इनर्शिया फोर्स जो इन दोनों के प्रभाव में आए, मतलब ऐसा फोर्स लेना है जो इन दोनों के प्रभाव को खत्म कर दे। ठीक है, तो वो ऑफसेट पर होगा। देखिए एक्चुअली में क्या होता है इनर्शिया फोर्स, हमने बताया वो Fg लिखा है ना, यानी कि वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ मास से जो है काम करेगा, सेंटर ऑफ मास से काम करेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इनर्शिया फोर्स के मतलब उसको चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इनर्शिया फोर्स लिया, ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पर नहीं लेंगे, कुछ दूर लेंगे, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर, इस मतलब इस इनर्शिया फोर्स से कहीं और लेंगे, ताकि ये जो
ये जो इधर की ओर फोर्स एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर की ओर टार्क लग रहा है, उसको भी वो नलिफाई कर दे, ठीक है, और इस इनर्शिया फोर्स को भी नलिफाई कर दे, ठीक है। मतलब इस इनर्शिया फोर्स को देखिए, एक्चुअली में जब मोशन एक्सेलरेशन ये एफ जी दिखा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अगर इस दिशा में है तो हम जो है डायनेमिक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो एफ जो है अप्लाइड वो नहीं अब ले रहे हैं, क्योंकि एफ अप्लाइड बहुत ओर से हो सकता है। जो एक्चुअल लेते हैं वही इनर्शिया फोर्स लेते हैं, यानी वही सेंटर ऑफ मास से है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर इस दिशा में है तो इधर की ओर होगा ना इनर्शिया फोर्स। अब इसको जो है ऑफसेट करेंगे, यानी बदलेंगे। तो इसको ऑफसेट करते हैं, तो मान लीजिए कि इधर की ओर एक जो है फोर्स लग रहा है और h दूरी पर यहाँ से एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो अब जो होगा ये ध्यान रहे कि ये एफ आई के इक्वल ही है। आपको उधर मानना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, अदरवाइज उधर मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कपल होता है, इनर्शिया कपल या टार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, इधर हमने मान लिया इधर फोर्स एक और इधर एक फोर्स एफ आई और एफ आई के इक्वल ही मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो आपको पता है कि एक जो है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इनर्शिया फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एफ आई क्या हो गया माइनस एम एफ जी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन देखिए टार्क भी लग रहा है यहाँ से, ये दोनों कपल, इसको जब हमने हटा दिया तो यहाँ पे इन दोनों के प्रभाव में क्या लग रहा है, एक इधर की ओर टार्क लग रहा है, ठीक है, जो कि जो एक्चुअल का टार्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया कपल या फिर इनर्शिया टार्क। तो वो क्या हो गया सी आई हो गया, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस जो है ये जी से एच है, सी आई क्या हो गया माइनस आई अल्फा हो गया, ठीक है। अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि माइनस आया है, ये आई जी, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या बच रहा है आपके पास, अब यहाँ से ये कब जो है मतलब संतुलन में होगा, जब जो है एफ आई, ठीक है ना, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो है बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाने के बाद ये क्या हो रहा है बच रहा है, और इतना इंटू इतना का गुणा जो इनर्शिया कपल है उसके बराबर होना चाहिए ना, इनर्शिया टार्क जिसको बोलेंगे। तो इनर्शिया टार्क जो होगा टी आई वो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ वेक्टर हटा देते हैं आपको समझने के लिए, टी आई जो होना चाहिए वो सी आई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात किया जा रहा है बस, तो ऐसे होगा। अब ये बराबर होना चाहिए, तो टी आई क्या है, ये इनर्शिया टार्क की बात करें तो टार्क किस इसी सेंटर के अबाउट लग रहा है, तो एफ आई इंटू एच, और सी आई कितना है सी आई, तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, क्योंकि यही एच बताता कि कहाँ पे हमको फोर्स, मतलब कहाँ पे इनर्शिया फोर्स को ऑफसेट करना है, मतलब कितना दूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रखना है, सेंटर ऑफ मास से रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं यहाँ बोलेंगे। तो H इज इक्वल टू सी आई अपान एफ आई, सी आई कितना है माइनस आई अल्फा, और ये एफ आई कितना है माइनस एम एफ जी। अगर आप जो है वेक्टर रखना चाहते हो तो वेक्टर रख लीजिए, क्योंकि प्लेनर मोशन है, एक प्लेन में सब कुछ हो रहा है, तो आप यहाँ पे वेक्टर ना रखेंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, अब यहाँ से मिल रहा है इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, अगर इसका एक्सेलरेशन पता है और बॉडी का, और मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन पता है, और इसका आई और एम पता है, तो आप निकाल
सकते हैं एच का मान। यहाँ से एच देखिए एच, तो यही एच होता है, वही एच जो है निकालना रहता है हमेशा। जो ऑफसेट होता है इसी को बोलते हैं ऑफसेट, इक्विवेलेंट ऑफसेट। इनर्शिया फोर्स तो वही है जो एक्सेलरेशन का है, बस हमको क्या देखना है कि कितना ऑफसेट है वो निकालना है। आई को आप क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, ये पढ़े हैं एम के स्क्वायर क्या होता है। आई जो होता है, आई जी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एम के स्क्वायर, यानी मास जो है इसका बॉडी का और रेडियस ऑफ जायरेशन का गुणा उसका स्क्वायर का गुणा मतलब, और यहाँ माइनस एम एफ जी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या मिल गया, के स्क्वायर अल्फा अपान एफ जी। यही जो है एक इक्वेशन पढ़ाया जाता है आप लोगों को। यही ऑफसेट का फार्मूला है कि कितना ऑफसेट हम रखेंगे फोर्स का, इनर्शिया फोर्स का, कि दोनों को, यानी इनर्शिया फोर्स को भी और इनर्शिया कपल को भी, दोनों अपने आप में क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये ऑफसेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ऑफसेट ही निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पता है तो इनर्शिया फोर्स कैसे निकालेंगे, तुरंत माइनस एम एफ जी। ठीक है, एम का मान पता ही रहेगा बॉडी का, एफ एक्सेलरेशन जैसे ही पता है गुणा कर लीजिए उसके नेगेटिव डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स निकालना उतना वो बात नहीं है, कितना ऑफसेट रखेंगे ये जरूरी है। तो जैसे ही उतना ऑफसेट पर फोर्स लगाएंगे, अब इसको चाहे आप हटा दीजिए, इसे कोई मतलब नहीं, अभी स्टार कोर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी बस फोर्स के कारण। इसी फोर्स के कारण क्या होगा, इस टार्क को भी, मतलब टार्क जो लग रहा है वो, अब टार्क का डील आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फोर्स का ही डील करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। तो इसी इनर्शिया फोर्स के कारण वो सारी चीज़ें इक्विलिब्रेट हो गई। ठीक है, जो एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी इसी में, और जो लीनियर एक्सेलरेशन था वो भी इसी में जो है आके क्या हो गया, इसी से बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेके करवाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और आपके कोर्स में है नहीं कि इसको कैसे करते हैं, क्योंकि जब 4 बार मैकेनिज्म का एनालिसिस कराते हैं डायनेमिक, तो उस पर दिखाते कि जैसे फोर्सेज जब आपने निकाल लिया तो फोर्स को आप जी से नहीं रखिए, अब उससे थोड़ा सा क्या करिए, ऑफसेट रखिए, ताकि जो है जो एंगुलर एक्सेलरेशन उसको भी उसी में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा। ठीक है, और इसको जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस क्या पूछा जाता है, डी एलम्बार्ट्स प्रिंसिपल पूछा जाता है। ठीक है, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पढ़ाएंगे कि एक जो है स्लाइडर क्रैम्प मैकेनिज्म में कैसे डिस्प्लेसमेंट के आधार पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर फोर्सेज निकालेंगे, यानी डायनामिक एनालिसिस भी करेंगे, फिर टार्क निकालेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए